क्या बच्चों यार तुम्हारे मन में भी ये सवाल आता है कि मैं किस तरीके से नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 में से 180 लेकर आऊं या ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में अचीव करूं? ऐसे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सर अब तो नया साल आ गया, अब तो एग्जाम भी आने वाला है, कुछ 4 महीने ही हमारे लगभग शेष बचे हुए हैं, तो इन 4 महीनों में मैं कैसे पढ़ाई करूं? सर मेरे को कितने घंटे केमिस्ट्री को देने चाहिए, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे सवाल यार आपके मन में आते होंगे। मैं केमिस्ट्री को किस तरीके से करूं? सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मेरे पेपर में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं? हर बार कोशिश करता हूं, मैं हर बार पेपर देने जाता हूं लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा पढ़ के भी मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं फिर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब लास्ट के टाइम पर इन 2-4 महीनों में मैं क्या करूं जिससे कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके, और अगर मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में 180 में से 140 आ रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाऊं, 180 तक कैसे लेकर जाऊं? क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? नया साल है तो कुछ नया हम रिवॉल्यूशन लेते हैं ना कि यार इस साल तो मुझे को ये काम करना है। तो चिंता मत करो बच्चों, ऐसे ही इसी बात के लिए आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यार तुम 180 में से 180 मार्क्स लाने के लिए क्या प्लानिंग करो और आपको ये चाहिए। आप ये ना सोचे अरे यार मैं तो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं तो इतने लेके आ जाऊंगा जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि भैया केमिस्ट्री का पोर्शन 180 नंबर का आता है तो 180 में से 170 180 कैसे मैं लेकर आ सकता हूं? ठीक है, मजा तो तब है। और दूसरी बात कि इन लास्ट 4 महीने का मेरा क्या योजना होनी चाहिए, क्या मैं प्लानिंग करूं? ओके, तो इन सारी बातों को मैं आपको आज अच्छे से बताने वाला हूं बच्चों, बढ़िया से आपको ये देखना है। और इस वीडियो से पहले बच्चों, आज के सेशन से पहले एक गाइडेंस सेशन में आपके लिए पहले भी लेकर आया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि टॉप 20 मेडिकल कॉलेज कौन से हैं। वो तभी मिलेंगे जब आपके पास 180 में से 180 मार्क्स आएंगे, बढ़िया मार्क्स आएंगे बेटा, ठीक है? वो तभी मिलेंगे जब आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। क्लियर हो गया? वरना आप फिर परेशान रहेंगे। क्लियर हो गया? अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये सारी कहानी है, ये सारी लड़ाई है आपके ड्रीम कॉलेज को पाने की। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी बातें मैंने देखी, रेगुलर मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, जो कमेंट में मेरे को लगता है कि हाँ यार बच्चे इस चीज के लिए ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो वही मैं अगले दिन आपके लिए लेकर आता हूं। ओके, तो एक बच्चे ने ये लिखा था कि सर मैं कितने घंटे केमिस्ट्री को दूं जिससे कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। ओके, और ये लास्ट 4 महीने हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यार बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं केमिस्ट्री को कितना टाइम दूं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? यार कम से कम तुम्हें डेली के डेली 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए, डेली की डेली, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, जो क्लासेस आपकी होती है 5 घंटे की 6 घंटे की जो क्लास होती है ना, उसके अलावा तुम्हें कम से कम 10 घंटे पढ़ना है बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? अब बाकी आपके पास कोई काम नहीं है, सोने के लिए 6 घंटे काफी है, काफी है, सोने के लिए 6 घंटे काफी है बेटा। ज्यादा सोओगे तुम्हारा खुद का नुकसान करोगे। 6 घंटे सफिशिएंट है, 6.5 घंटे सो लो, ठीक है? उसके बाद आराम से तुम्हारा 1-2 घंटे तुम्हारा दूसरा काम निकाल लो, बाकी पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आपका जो डेली की क्लासेस हो रही है वो और सेल्फ स्टडी, बस। उसके अलावा कोई शादी ब्याह सब बाद में, ठीक है? घर में भी कोई शादियां आ रही है तो यार घर वालों को आपके फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं है कि हमारे बेटे का या मेरी बेटी का नीट का एग्जाम है, पहले इसका हमें काम करना है, ठीक है? इसके लिए या तो फिर अगर आपके घर में कोई शादी हो बेटा तो आप कुछ दिन किसी के यहाँ पर रेंट पर रहने लग जाओ कि यार मैं घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किराए का कमरा ले लेते हैं पास में, वहां जाकर के पढ़ लेते हैं। बहुत सारे होते हैं बेटा जिनका ज्वाइंट फैमिली होता है लेकिन वो उस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं वो अलग से कोई रूम ले लो किराए पर, वहां जाकर के कुछ टाइम ही तो निकालना है, आप पढ़ सकते हो। तो कम से कम आपको केमिस्ट्री में 2 से 3 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री में 2 से 3 घंटे देने हैं, जिसमें 1 घंटे रिवीजन करो, क्योंकि अब तुमने जो साल भर पढ़ा है ना उसको क्या वापस से रिवाइज भी तो करना जरूरी है बेटा। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखो, रिवीजन दो और जो बचा हुआ टाइम है प्रैक्टिस में लगाओ। कम से कम 1.5 से 2 घंटे तुम्हारे प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज्यादा हो सके प्रश्न लगाओ बेटा, पिछले सालों के प्रश्न लगाओ, तुम्हारी जो बुक्स है बेटा उसमें जो प्रश्न दे रखे उन प्रश्नों को लगाओ, क्योंकि इन्हीं से आप डाउट्स क्लियर करते जाओगे और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे, कोई दूसरा और शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, बैकलॉग, बड़ी समस्या है ये।
बहुत सारे बच्चे इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। यार हम भी थे, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था बेटा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। या जो बच्चा टॉपर होगा ना, जो आपकी नीट की टॉपर है, क्या नाम है उसका, तनिष्का यादव, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न रही होगी। बताओ मुझे, क्या कोई इंसान हमेशा हर एक काम क्या टाइम टू टाइम करता है? शायद नहीं यार, नहीं। अगर नॉर्मल इंसान होगा ना तो नहीं करता है, ठीक है। और तनिष्का भी शायद क्या पता उनमें से ही रही हो, उसके भी कोई ना कोई टॉपिक ऐसे होंगे जो छूटे होंगे, क्या पता उसने भी किसी दिन इस कोचिंग में जाकर ये क्लास नहीं ज्वाइन करी हो, आप थोड़ी ना देखने गए थे। क्लियर हुआ? ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे साल भर वो क्लास में ही प्रेजेंट रही है या उसका डेली का काम डेली हुआ है। उसने भी कुछ टाइम अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड किया होगा, और पढ़ाई को तो दिया ही दिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कोई चूक तो हो ही जाती है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है, अब हमें उन सारे चीजों को समेटना है बेटा। तो बैकलॉग को कंप्लीट करना पड़ेगा, बैकलॉग को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अलग से टाइम निकालिए, क्योंकि यह कंप्लीट नहीं होगा। आप पढ़ते रहे एल्डिहाइड वाला चैप्टर, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज पता ही नहीं है जो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है। आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है, यार ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये कौन सा प्रभाव यहां पर लग गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो क्यों नहीं पढ़ा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, और अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब क्या कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं, ठीक है, 4-5 कॉन्सेप्ट मिला करके एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे आप बच्चों? जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं है, मतलब बैकलॉग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बैकलॉग हटाते जाओ और टॉपिक अच्छे से आप मजबूत बनाते जाओ। अगला, बहाने बनाना बंद कर दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, यार मेरे साथ भी थी, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी बढ़िया मेहनत करी, अच्छा सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन अब हम चाहते हैं आप भी बढ़िया करें ना यार, ठीक है। बहाने बनाना बंद कर दो। सर मेरी मौसी की शादी थी, या मेरी सिस्टर की शादी थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, या मैं बीमार हो गया था। देखो, इन चीजों को लेकर के आप जिंदगी नहीं काट सकते ना बेटा। जिंदगी काटने के लिए मैदान में उतरना तो पड़ेगा। अब आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फाइनली उस 3 घंटे में पेपर को सोल्व करना होगा, हाँ या ना? आपको अलग से टाइम तो नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना कि बाकी बच्चों को मिल रहा है। तो आपके पास बहाने बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। अरे अगर ठीक है मैं कुछ टाइम पहले बीमार हो गया था, या मान लो घर में कोई शादी थी, या मैं कहीं चला गया था घूमने, अब कुछ नहीं चलेगा, करना खुद ही को है। जो टाइम आपने उधर लगाया उस टाइम को कैसे न कैसे करके निकालना पड़ेगा, बहाने बनाने बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फ्यूचर का सवाल है बेटा, ठीक है। टीचर भी क्या करेगा? टीचर आपको गाइड करेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा? आपके घर वाले आपको क्या करेंगे? गाइड कर सकते हैं। मार तो ज्यादा ज्यादा मार देंगे, मारेंगे पिटेंगे, लेकिन पढ़ना तो फिर भी आपको ये बेटा, हाँ या ना? वो भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे कि अरे ठीक है यार अब इससे नहीं हो पा रहा है तो क्या ही हम कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से इसके लिए बढ़िया कोर्स दिलवा दिया, बढ़िया जगह इसको पढ़ाने भेज दिया, लेकिन अगर फिर भी ये नहीं पढ़ता है तो उसमें उनका क्या कसूर? ओके, जो टीचर्स आपको बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे बढ़िया कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं नालायक के नालायक बने हुए, अब उसमें वो टीचर का क्या कसूर? ज्यादा सिलेक्शन में चांस रोल होता है बेटा किसका? स्टूडेंट का। टीचर उसको गाइड कर सकता है। हम आपके लिए यहां पर तरह तरह की, यहां पर आपके लिए कुछ बातें लेकर आते रहेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करेगी। लेकिन अगर आप फिर भी अरे ठीक है ना यार, एक दिन में अरे सर ने बोला है बस आज तो मेरे को बढ़िया से पढ़ना है, वो जोश 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, फिर वापस नॉर्मल। अरे चलते ना यार बढ़िया, आज संडे, चलो कुछ और काम करते हैं, पढ़ते तो डेली ही है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको कंप्लीट करो और डेली का काम डेली फिनिश करो। करके तो देखो अच्छा लगेगा बेटा, डेली का काम डेली करके देखो, आहा क्या मजा आएगा ना कि चलो अगले दिन का कोई लोड ही नहीं है, आज का पूरा काम खत्म हो गया, ठीक। तो आप मेंटली फ्री रहोगे, वरना आपके दिमाग में बातें चलती रहेगी, यार मैंने तो अभी ये पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं है मेरा, ये क्वेश्चन तो मेरे छूट ही गए, अब ये कब होंगे? वो कभी नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक। इन बातों का ध्यान रखो। क्लास नोट्स, सर मैं रिवीजन कहां से करूं? सर मैं पढ़ता हूं, सर मैंने आज ये वीडियो देख लिया, आज वो वीडियो देख लिया, आज ये वीडियो देख लिया, लास्ट में पता चला सब गुड़ गोबर हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है तेरे क्लास के नोट्स।
जिस जगह पर तू पढ़ रहा है ना, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामबाण इलाज है वो, क्योंकि यार जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो काफी सालों के एक्सपीरियंस लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता है उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो आपको उस बारे में संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाने हैं, फिर ही आप बाकी चीजें क्लियर करें। सर मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ लेता हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सीधे अगर पढ़ रहा है नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले जो सर ने पढ़ाया है उनकी थ्योरी को अच्छे से समझो, फिर ही तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आएगी। क्लियर हो गया? ये पॉइंट ध्यान रखो। और टेस्ट रेगुलर लगाओ बच्चों। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। अगर मैं मान लो मैं टीवी देख करके सारी चीज समझ लूं तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, अगर मैं बैठे बैठे समझ लूं यहां पर यार कैसे कोई चीज करी जाती है, जब तक मैं उस चीज को खुद नहीं करूंगा कैसे पता चलेगा? तो आपको कोई भी चैप्टर आता है, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, आता तो है, लेकिन चेक करने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो टेस्ट दो। टेस्ट से कभी मक्कारी मत करो बेटा, क्योंकि टेस्ट में अगर बढ़िया नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका ही बढ़ेगा, शाबाशी मिलेगी तो आप ही को मिलेगी। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को इंप्रूव करने का। ठीक है, आप बढ़िया से टेस्ट लगाइए, रेगुलर टेस्ट लगाइए। अगला, जैसे कि मान लो आपके सब्जेक्ट में, जैसे ही केमिस्ट्री में टोटल मिला करके लगभग 11th और 12th मिला करके लगभग 30 चैप्टर है ऑन एन एवरेज। ओके, तो अब यार इन 30 चैप्टर को टुकड़ों में बांट लो। क्या? टुकड़ों में बांट लो। अरे यार ये 30 चैप्टर है, कैसे मैं पढ़ूं? तो यार इतना परेशान होने की क्यों जरूरत है? तेरे भी 30 ही, बाकी की भी 30 ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हमें स्मार्ट होना पड़ेगा यार, कौन कौन से चैप्टर आपस में लिंक कर रहे हैं उनको एक साथ पढ़ लो। क्योंकि जब आप 11th कर रहे थे आपने 11th के चैप्टर उस टाइम पर पढ़े, 12th कर रहे थे जब 12th के आपने चैप्टर पढ़े। अब हमें क्या करना है? नीट के लिए पढ़ना है, उसमें 11th भी आती है और 12th भी आती है। बोलो, 11th भी आती है और 12th भी आती है, तो दोनों हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा। अब तो ये नहीं सोच सकते ना कि सर केवल क्या मैं 12th पढ़ लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्या सर मैं 11th पढ़ लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। क्लियर हो गया? हाँ जी, पैसे बर्बाद ना करें। अगली बात, तो आप उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित करें। अगली बात, सर आपने सब बोला ना, ये मेरे को ऑलरेडी आता था, कोई नई बात नहीं बोली है सर आपने, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मैं ये सारे काम कर रहा हूं फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अब बताओ अब क्या करें? तो यार बच्चों आप टेस्ट देते हो, ठीक है, आपके मार्क्स उतने के उतने ही है। आपने पहले पेपर में बढ़िया पढ़ करके गए लेकिन मार्क्स आपके कम आए। ठीक है, फुल पेपर हुआ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, और यहां पर अगर अपन बात करें बायोलॉजी का पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट करा, लेकिन मार्क्स फिर भी वही आ रहे हैं 400 500 के बीच में, कमी आ रहे हैं, उल्टा कमी आ रहे हैं 300 350 400 इसी रेंज में मैं खेल रहा हूं सर, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो क्या करो यार, जो आपका पेपर हुआ है उसमें आपके मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, उस पेपर को घर पर जाकर के चेक करो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, क्या मेरी इसमें कमियां थी। अगर आप कमियां निकालते जाओगे तो चीजें आपकी धीरे धीरे बढ़िया होती जाएगी। अरे यार ये मेरा टॉपिक ये गलत था, मुझे ना इसकी संरचना बनानी नहीं आती थी, तो संरचना कैसे बनाते हैं उनके बारे में चेक करो कि आज तो मैं टॉपिक पढ़कर जाऊंगा, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हुआ, जैसे कि कंसंट्रेशन का सांद्रता वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, अब कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बारीकियों पर अगर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे ना बेटा, तो चीजें बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर मान लो थोड़ी सी भी दरार रह गई ना, तो फिर पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाएगा, जो हमने पढ़ा है सारी की सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। ठीक, ओके, इस बात का ध्यान रखें। अगला मतलब मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज करने से बचना पड़ेगा कि यार मेरे नंबर कट रहे हैं तो किस टॉपिक में कट रहे हैं, उस टॉपिक को कवर करो, और जो आपका टेस्ट होता है उसके सारे क्वेश्चंस देखो, उनके सॉल्यूशन देखो, यार इसने कैसे सोल्व कर रखा है और मैं क्या कर रहा हूं। तो इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे बेटा, तो आप अच्छे से अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाने लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब सर हम ये चैप्टर्स को ब्लॉक में कैसे डिवाइड करें? सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक नहीं,
मैं यहां पर पूरे के पूरे चैप्टर्स जितने भी है केमिस्ट्री के, उनको आप किस तरीके से 2-2 चैप्टर करके पढ़ सकते हो, ठीक, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों ब्लॉक स्ट्रेटजी, ठीक है, कि कैसे यार अगर हम इतने सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हो। ओके, जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल भी आपकी, इसमें आपकी फिजिकल भी है और साथ में इनऑर्गेनिक भी है और साथ में ऑर्गेनिक भी है, तीनों ही पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। हाँ जी, तो जैसे कि देखो सबसे पहले हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन, इन दोनों को साथ में पढ़ लो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वही आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम में आने वाले, विलियन वाले चैप्टर में काम में आने वाले। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, ठीक है। ओके, अगली बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो और साथ के साथ गैसेस स्टेट लगा लो। ये दोनों के दोनों बेसिक चैप्टर है जो कि आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे, आप अच्छे से इन दोनों को पढ़ सकते हो, सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है। अब बचे हुए इन एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैस स्टेट के बीच के 2 चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको, और साथ के साथ इसके साथ ले लो आप एस ब्लॉक, ठीक है। ये जो आप पढ़ोगे वो इसमें काम आ जाएगा, इस ब्लॉक वाले में, तो इन दोनों को साथ में करके पढ़ लो आप, ठीक, ये हो गया। अब केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आपने इनऑर्गेनिक का काफी कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि यही केमिकल बॉन्डिंग आपके फिर पी ब्लॉक में भी काम में आने वाली, तो इन दोनों को साथ में पढ़ लो। जिसको केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया आता है उसको पी ब्लॉक का बहुत पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ते हो तो उसके साथ साथ डी ब्लॉक पढ़ लो, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां से इसमें जाने के लिए आसानी लगेगी, आपको हेल्प करने वाली है बच्चों। क्लियर हो गया? तो आप टुकड़ों में बांटो इनको चैप्टर्स को, कि यार ये 2 चैप्टर में साथ कर लेता हूं, ये 2 साथ कर लेता हूं, ये 2 साथ कर लेता हूं। इससे फायदा कहीं ना कहीं आपको ही होगा और ये प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी बेटा, ये चीजें वाकई में वर्क करती है। अगली बात, रेडॉक्स। रेडॉक्स में आप क्या पढ़ते हो? ऑक्सीकरण अपचयन, और वही चीजें आप यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आकर पढ़ते हो, वैद्युत रसायन। 12th का बहुत शानदार चैप्टर है बेटा। इसमें जो चीजें आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं आप उसमें पहले से पढ़कर आते हो, ऑक्सीकरण अपचयन, मानक अपचयन विभव, ऑक्सी मानक इलेक्ट्रोड विभव, इनके बारे में, तो वही चीजें आपको यहां पढ़नी, इनको साथ में लेके चलो। और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इनको साथ में निपटा लो, क्योंकि पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ही है, ठीक है। रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, पूरा का पूरा 11th में एक चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है बेटा, कम से कम 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक। हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सोच रहे हैं कि 180 में से 180 लाएंगे तो हम कोई भी छोटी छोटी गलती भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगली बात, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। ये चैप्टर आपको ये बताता है कोई अभिक्रिया कितने वेग से होगी, उसकी गति क्या होगी। और दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर आपको ये बताता है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ठीक है, उसकी कंडीशन को बताएगा। तो आप ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ें, बहुत अच्छे चैप्टर हैं, थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप इन चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको पता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगली बात, अब आते हैं ऑर्गेनिक की बात। यहां तक आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री थी बच्चों, जो कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। इसमें सबसे पहले आप पढ़े यार आईयूपीएसी। अगर तुम्हें आईयूपीएसी नहीं आता ना और तुम सीधा एल्डिहाइड पढ़ने जा रहे हो या हेलो एल्केन पढ़ने जा रहे हो या एल्कोहल पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। हकीकत है, हकीकत है। जब हम यहाँ पर पेड बैच में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, या जब भी मैं फ्री क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं सीधा ये टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं ना नीचे वाला, तो बच्चों को सर ये क्या होता है, सर हमें इनका ये पता नहीं, सर नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है, हम इसी में उलझे रहते हैं सर, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? हमारा आईयूपीएसी कमजोर है। और आईयूपीएसी के साथ आप आइसोमेरिज्म निपटा लो, समावयवता, समावयवता, यह आप कवर कर लीजिए, बहुत बढ़िया से आप इन दोनों टॉपिक को कवर कर लोगे, क्योंकि यह दोनों टॉपिक आने वाले हर एक टॉपिक में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद सबसे तगड़ा टॉपिक है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन, अब बच्चे ढूंढते हैं सर 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर कहां दे रखा है और 12th के में भी कहां दे रखा है, मुझे पता ही नहीं है। कल ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये 11th और 12th के किस किस चैप्टर में इन्वॉल्व है। तो बेटा देख ध्यान से सुन, जीओसी वाला पार्ट ऐसा है जो कि कक्षा 11वीं के कार्बनिक रसायन, कुछ सामान्य गुणधर्म, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी वाला चैप्टर है। क्लास 11th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, ठीक है। तो उसी में आईयूपीएसी भी है, उसी में जीओसी भी, उसमें आपका आइसोमेरिज्म भी है, ये तीनों उसी में दे रखा है। और जब आप 12th के चैप्टर्स पढ़ने लगते हो बेटा ऑर्गेनिक के, उसमें अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, प्रेरणिक प्रभाव, उनका सीधा इस्तेमाल होता है, सीधा उपयोग होता है, तो वो आप नीचे चल करके पढ़ते हो। तो जीओसी में आप ये सारी चीजें कवर कर लेते हो कि कोई अभिक्रिया होती है तो कौन कौन से प्रभाव लगते हैं, एरोमेटिकता क्या होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो सब कुछ वहां देख लेते हो। जीओसी पढ़ लिया, फिर आप हाइड्रोकार्बन पर आ जाओ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक यौगिक आप इसमें देख लोगे अच्छे से। फिर हेलो एल्केन वाला पार्ट देख लो, अच्छा चैप्टर है, ये आपने पढ़ लिया तो एल्कोहल वाला पार्ट आपको आसान लगेगा, क्योंकि उसकी कुछ अभिक्रियाएं यहां पे रिपीट होती है। इनका परीक्षण कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करना पड़ेगा बेटा। ओके, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके साथ एमीन वाला चैप्टर रख लो। ओके, और जैव अणु कर रहे हो तो साथ में बहुलक वाला चैप्टर निपटा लो। दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, एक दिन लेकर बैठ जाओ पूरा खत्म हो जाएगा। एक दिन इन दोनों चैप्टर को लेके बैठ जाओ, ये खत्म हो जाएंगे। ये सारे के सारे एक एक दिन के चैप्टर है बेटा। ओके, इन दोनों को साथ में कवर कर लो। जैव अणु, बहुलक सिंपल चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, आप इजीली कर सकते हो। अगला दैनिक जीवन में रसायन और पर्यावरणीय रसायन। सर ये चैप्टर हम कितनी बार पढ़े हमें याद नहीं होते हैं, सर थ्योरी बहुत है इसमें, दवाइयों के नाम है, उनकी संरचनाएं, ये याद नहीं होती। तो बेटा इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार अभी पढ़ लो और जब एग्जाम आएगा उससे 2-3 दिन पहले इनको पढ़ के रख लो, बस ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार आप अभी पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि अरे यार इस चैप्टर में ये चीजें होती है, और जब आप एग्जाम के टाइम पर इसको देखोगे ना तो आपको वो चीजें वापस से रिवाइज हो जाएगी, उतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक, ओके। अगला धातु कर्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, और हाइड्रोजन। ये दोनों चैप्टर जिनसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। धातु कर्म से तो आता है बेटा, सिंपल सा चैप्टर है, इजी है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाता है। यहां पर आपको अयस्क दे रखे होंगे, यहां पर अयस्कों के सूत्र दे रखे होंगे, मैच आपस में मैचिंग करो, सिंपल सा चैप्टर है। ओके, और लास्ट तत्वों या समूहों के परीक्षण, कि आपको तत्वों का परीक्षण करना है, इसमें कौन सा तत्व है, समूह, एल्कोहलिक समूह का परीक्षण करना हो, फिनोल का परीक्षण करना हो, एल्डिहाइड का परीक्षण करना हो, कीटोन का परीक्षण, एमीन का परीक्षण, जैव अणुओं का परीक्षण, तो ये आपको आना चाहिए। तो अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों, जिंदगी बहुत आपकी आसान रहेगी। छोटी छोटी चीजों पे काम करो, क्योंकि वह चीजें आपको लंबा ले जाने वाली है, बहुत आगे लंबी रेस का घोड़ा बनाने वाली है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? और जब भी आप इन चीजों को करते रहे बेटा, कोई भी चैप्टर पढ़े ना, साथ के साथ उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चंस के साथ नोट्स तो पढ़े, फिर क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू भी लगा लो, पिछले सालों के कुछ प्रश्न जो पिछले सालों में आए हुए ना 10 सालों के अंदर के, उससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यार पिछले 10 सालों में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मान लो सर मैंने तो पढ़ लिए पिछले 10 सालों वाले प्रश्न, ठीक है, तो पहले कुछ और पूछ, लास्ट 20 साल वाले पढ़ ले, 30 साल वाले पढ़ ले, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी होगी ना। जितना ही पढ़ो वो कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा और पढ़ता हूं तो फायदा मुझे को होने वाला है। हाँ या ना? मेरी तो लड़ाई 180 में से 180 के लिए है ना, क्योंकि मैंने तो सपना देखा है ना उसमें एम्स दिल्ली में जाने का, तो उस सपने को पूरा कौन करेगा? मैं खुद करने वाला हूं। ठीक है, ये आपको अपने आप से वादा करना है कि अगर मैंने जो सपना सोचा है वो सपना पूरा करना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। ओके, क्योंकि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। और क्लियर हो गया बेटा, इस बात को ध्यान रखें, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते हैं। कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा बच्चों, और आपको इससे बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी कि यार मुझे केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, ओवरऑल कितना टाइम निकालना है, क्योंकि निकालना तो खुद को ही है, बहाने बनाना बंद कर दो।
अब बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। जो आपको बोल रहा हो अरे यार, कोई बच्चे ऐसे आके बोलते होंगे ना, अरे मैंने तो इतना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ा, और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है भैया, हम भी कर लेंगे। और कोई बच्चे बोल रहे होंगे आपसे, अरे यार नीट का एग्जाम तो पता है बहुत मुश्किल है, निकलता ही नहीं है, मेरे भैया ना पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो क्यों अपना साल बर्बाद कर रहा है। सबकी पढ़ने की काबिलियत अलग अलग होती है बेटा, तो आप दूसरे से खुद को जज न करें कि यार ये ऐसा है तो क्या मैं भी ऐसा ही रह जाऊंगा। हाँ या ना, क्लियर हो गया। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि जो कि नीट के एग्जाम को क्रैक कर सके, आपने बढ़िया मेहनत करिए, 11th में बढ़िया पढ़िए, 12th बढ़िया करिए, और नीट की प्रिपरेशन आप बढ़िया कर रहे हो, अच्छे मन से कर रहे हो, कोई भी आप बाकी चीजें नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छे से क्रैक कर जाओगे। और इस टाइम पर आप मोबाइल का इस्तेमाल करें केवल पढ़ाई के लिए, सोशल मीडिया से दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है, आजकल बच्चे बेटा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप अवॉइड करें, क्योंकि यह चीज कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में रुकावट उत्पन्न करती है। मोबाइल अच्छी चीज है और बुरी चीज भी है, इसमें आपको 10 अच्छी चीजें मिलेगी तो 20 बुरी चीजें भी मिल जाएगी। तो आप इस चीज को समझिए, आपके लिए भी प्रेजेंट टाइम पर क्या अच्छा है जो आप कीजिए, ओके। तो आई होप आपके लिए ये सेशन काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा और आपने काफी कुछ इससे सीखा होगा, ओके बच्चों। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।